गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नीरज, नसीम, अविनाश, वालेकुम अस्सलाम भाई, राम राम सभी को। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा जब भी क्लास की शुरुआत हम करते हैं, क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, और वो क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है हमेशा ही। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में आप मुझे बताएं जल्दी से। मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, मेरे 3 सवालों के जवाब देंगे मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए, प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो और किस चीज का सेक्रेटरी होता है, पहला क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा सवाल मुझे बताएं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है, ये बेसिकली कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में इस्तेमाल किया गया है। तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल भाई हो जाएगा आसानी से विशाल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भाई। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे यहां पर कि हमने जो गांधीयन प्लान लेकर आए थे हम, जिसको श्रीमन नारायण अग्रवाल ने रिकमेंड किया था, या पीपल्स प्लान जिसको मानवेंद्र नाथ रॉय ने रिकमेंड किया था, उसी तरह सर्वोदय प्लान किसने रिकमेंड किया था। मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। चलिए देखो, याद रखो, जो एनडीसी का सेक्रेटरी होगा वही योजना आयोग का भी सेक्रेटरी होगा। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो वर्तमान और भविष्य दोनों को मैनेज करता है सर, याद रखना उस बात में कि वो हमारी 11वीं और फिर 12वीं दोनों योजनाओं में है। 11वीं का एक्चुअली है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 12वें का है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बात वही होगी। और सर्वोदय प्लान की वकालत जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। तो ये कुछ बातें हैं आपके पास जो मैंने आपसे पूछी हैं। और बिल्कुल भाई आप मुझे बताएं, आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो अगर, तो मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अ, भाई पता नहीं। अच्छा भाई, ऐसा कोई इश्यू है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई। लास्ट टाइम तो ऐसा था कुछ, पता नहीं भाई। तो फिलहाल अभी आज के लिए इसको करिए और उसको देख लेंगे भाई। चलिए, तो होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी और एक साथ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है मार्शल। थोड़ा सा आपको मैनेज करना आना चाहिए, बिल्कुल नेहा, मैंने आपकी बात सुनी है। हम उसको एक बार देखेंगे, मैं आगे कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम क्लास एक आप कर लीजिए कोई भी। चलिए देखिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अभी जो मैं बात करने वाला हूं आज के लेक्चर में, आज हम किसी एक बड़े टॉपिक पर नहीं बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने हमेशा एक ही बात आपसे कही है शुरू से लेकर अब तक, कि आप सिर्फ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जब मैं लिखने के लिए कहूं तब लिखिएगा, अदरवाइज आप केयरफुली सुना करिए। सुनने से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। देखो मैं आज क्या पढ़ाऊंगा आपको। देखो आज हम एक बात करने वाले हैं सर, जिसका नाम होता है एमएसपी। आप लोगों ने सुना होगा, अभी याद रखें इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है इसे। इसके बाद देखो यहां पर सेकंड पॉइंट याद रखिएगा सर, हम इसके बारे में बात करने के बाद दूसरी बात करेंगे सीएसआर के बारे में, यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सामाजिक उत्तरदायित्व। अच्छा, एक तीसरी बात मैं करूंगा आपसे कि जो महारत्न और नवरत्ना है, बेसिकली ये महारत्न और नवरत्न जो कंपनीज होती हैं, महारत्न और नवरत्न कंपनीज, ये क्या होती है भाई? महारत्न और नवरत्न कंपनी। ये इसके अलावा और बाकी कंपनीज में जो बाकी के टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, कंपनियों के प्रकार के बारे में। ठीक है भाई, चलिए। तो पहले इन 2-3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे और बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगी। देखो भाई,
तो एमएसपी का मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस नहीं होता भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो मैं बात करने वाला हूं। देखिए एक्चुअली अगर ये कहा जाए कि जो एमएसपी का कंसेप्ट है इसको हम कहां पर यूज करते हैं वो समझिएगा। देखिए किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है, कोई भी वस्तु हो, गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, दाल हो, कोई भी चीज हो, सर इसकी कीमत दो तरह से डिसाइड होती है। जो खरीदने वाला है वो डिमांड करता है और जो बेचने वाला है वो सप्लाई करता है। बेसिकली डिमांड और सप्लाई, इन दोनों की मदद से हम किसी वस्तु की जो कीमत है उसको डिसाइड करते हैं, याद रखना। अब जब कोई चीज की डिमांड ज्यादा होती है, याद रखना, अगर किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो हम ये कहते हैं कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। या फिर मैं ये कह दूं कि किसी चीज की सप्लाई अगर कम हो जाती है तो आप कहेंगे कि उसके जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। जब कोई सामान अवेलेबल ना हो मार्केट में, इसका मतलब खरीदने वाले ज्यादा और बेचने का सामान कम, तो भी कीमत बढ़ जाती है। अगर मैं ये कह दूं कि डिमांड कम हो जाए, यानी कि खरीदने वाले ना हो, मार्केट में वो सामान बिक ना रहा हो, तो सस्ता बेचना पड़ता है। या कह दूं कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, अगर बहुत ज्यादा सामान अवेलेबल हो जाए तो भी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। अब एक्चुअली ये प्रॉब्लम किसानों के साथ है बार बार। देखो जब किसान बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, किसानों की फसल बहुत अच्छी होती है, तो अच्छी फसल की वजह से क्या होता है, मार्केट में जो गेहूं और चावल है उसकी सप्लाई क्या होती है, किसान जब अच्छी फसल करेगा और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, आपने कहा सर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से कीमत कम हो जाएगी। यानी किसान अगर उत्पादन अच्छा कर रहा है तो उसको फायदा नहीं हो रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि एक्चुअली कीमत जो है वो कम हो जाती है, सस्ता बिकता है तो बात वही आ जाती है। इसीलिए सरकार ने क्या करा कि किसानों के लिए एक रूल बनाया गया है, ध्यान से समझना। वो रूल ये है कि सरकार हमेशा एक मिनिमम कीमत बताती है। सरकार पहले ही बता देती है कि आपकी जो मिनिमम कीमत है वो क्या होगी, और जो मिनिमम कीमत सरकार बताती है, जब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए जाएगा, चाहे कितनी भी सप्लाई हो, कितना भी अच्छा मार्केट में प्रोडक्शन हुआ हो, उसे ये पता है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे गेहूं की कीमत बताई गई 1800 रुपए क्विंटल, अब कुछ भी हो जाए उस एक क्विंटल गेहूं के बदले मुझे 1800 तो कम से कम मिलेंगे, इससे ज्यादा 2000, 2500, 5000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि इससे कम नहीं होगा। इस प्राइस को ही क्या बोलते हैं, एक्चुअली एमएसपी बोलते हैं। तो पहली बात आपने क्या सीखी, सर एमएसपी किसानों को उनकी फसल के बारे में बताया जाता है। एमएसपी न्यूनतम कीमत को बताता है, इससे कम कीमत नहीं हो सकती जब किसान फसल को बेचेगा। तीसरी बात याद रखना कि एमएसपी के अंदर 22 और गन्ना मिलाकर 23 फसलों को शामिल किया जाता है। यानी 23 ऐसी फसल है देश में जिनको सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत रखा है। चौथी बात याद रखना, इसे साल में 2 बार बताया जाता है, मैं सब लिखवाऊंगा आपको। एक साल में 2 बार, रबी की फसल और खरीफ की फसल, 2 फसलें होती हैं। एक जुलाई में शुरू होती है, एक की मुख्य फसल गेहूं होती है, और एक की मुख्य फसल जो होती है, आप याद रखना, वो चावल है। बात समझ पा रहे हो? तो आप क्या कहोगे, सर एक में गेहूं एक में चावल, ये 2 मुख्य फसलों के प्रकार हैं, और इनके से पहले बता दिया जाता है कि इनकी मिनिमम कीमत क्या होने वाली है। तो सरकार ने इसके लिए एक आयोग बनाया है, हर साल ये काम होना ही है, और हर साल वो क्या करते हैं, गेहूं का, चावल का, इस तरह की 23 फसलों का हर साल में एमएसपी बताने के लिए एक आयोग बनाया गया। तो एमएसपी का मतलब क्या है भाई, दोबारा से सुन लो ध्यान से, फिर मैं वो लिखवाऊंगा। तो सरकार इस काम को डिसाइड करवाती है इस आयोग से, अभी नाम बताऊंगा इसका। ये एक आयोग है हमारा सीएसएपी, जैसे मैंने बताया ना प्लान करने के लिए प्लानिंग का आयोग था, वैसे ही एक आयोग बनाया गया। इसका काम है ये सरकार को बताएगा कि क्या इस बार का एमएसपी होना चाहिए, और सरकार उसको अप्रूव करेगी। तो ये बताएगा और उसके बाद सरकार उसे क्या करेगी, पास कर देगी, अप्रूव कर देगी, और जब सरकार पास कर देगी तो आपको ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो दोबारा से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि समझिएगा ध्यान से। सर एमएसपी क्या होता है, किसान जब अपनी फसल का उत्पादन कर लेता है तो उसको जो मिनिमम कीमत की गारंटी दी है सरकार ने कि बाजार में जब आप इसे बेचेंगे इससे कम प्राइस आपको नहीं मिल सकता, उस सबसे कम कीमत को जो सरकार ने अनाउंस की है उसको एमएसपी कहते हैं। एक्चुअल मार्केट प्राइस इतना हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है,
इससे कम नहीं हो सकता। अगर कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया हो तो एक बार यस कह दीजिए और मेरे साथ फिर लिखना शुरू कर दीजिए कि इस पर क्या क्या सवाल पूछ सकता है भाई। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे भाई, पहला पॉइंट याद रखेंगे, एमएसपी कृषि फसल की न्यूनतम या गारंटी कीमत है। एमएसपी इज ए मिनिमम या गारंटी प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। याद रखिए भाई, कृषि की फसल की जो मिनिमम गारंटी होगी उसको एमएसपी कहेंगे। बहुत अच्छे से बात आ गई समझ में। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या कही, एमएसपी कवर्स 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग शुगर केन। याद रखिएगा, शुगर केन को अलग से लिख रहा हूं मैं क्योंकि इस पर सवाल आपके पास आता है कि गन्ना मिलाकर कितने होंगे, क्योंकि गन्ने के लिए कुछ अलग रूल है, बताता हूं। एमएसपी में गन्ना सहित 23 फसल शामिल होती है। अच्छा, जनरली एक साल में 2 बार बताया जाता है, लेकिन अब याद रखना, गन्ने के न्यूनतम मूल्य को एफआरपी कहते हैं। याद रखना, अगर गन्ने के केस में बात हो तो उसको एफआरपी कहते हैं, मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर कैन ऑफ शुगर कैन इज कॉल्ड एफआरपी। बहुत आराम से इसको मेंशन करते हुए चले, इसको क्या कहते हैं सर, उसको एफआरपी कहते हैं भाई। सुबोध वो आपको चेक करना है भाई, आप करेंगे भाई, मैं इस पे कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता। एफआरपी, एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। एफआरपी का मतलब होता है उचित व लाभकारी मूल्य। यानी जो चीनी मिल गन्ना खरीदती होंगी एक्चुअल में, वो कहां से खरीदती होंगी सर, वो यहां से लेती होंगी। उचित व लाभकारी मूल्य, इसके लिए वो रूल होता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जो गन्ने की कीमत होगी या बाकी की कीमतें होंगी सर, इंडिया एक्सपोर्टर है शुगर केन का, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। सबसे ज्यादा ब्राजील और इंडिया में ही रहता है हमेशा, ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं। अब देखो, एमएसपी या एफआरपी कहते हैं जिसे गन्ने के केस में, एमएसपी या एफआरपी की सिफारिश या निर्धारण सीएसीपी करता है। ये पूछेगा कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, एमएसपी और एफआरपी रिकमेंडेड या डिटरमाइंड बाय सीएसीपी। अब देखो सीएसीपी क्या है, तो सीएसीपी के बारे में याद रखो ना, इसका मतलब है सर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका मतलब है हिंदी में कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग। अच्छा,
अगर ये पूछे कि सीएसीपी कब बना था, देखो ये सवाल सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी। तो सीएसीपी की स्थापना 1965 में एपीसी नाम से हुई थी। पहले इसका नाम एपीसी था, तो बाद में इसका नाम बदलकर सीएसीपी हो गया, से हुई थी। यानी सीएसीपी फॉर्म्ड इन 1965 एज एपीसी। तो पहले इसका नाम एपीसी था, बाद में बदल दिया गया इसका नाम। तो ये एपीसी क्या होता है सर? देखो एपीसी का मतलब पहले इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, फिर इसका नाम बदल दिया गया, कृषि मूल्य आयोग था इसका नाम, और फिर इसे बदल दिया गया। 1985 में इसका नाम बदलकर सीएसीपी कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात यह है हमारी कि इसमें क्या आता है। अच्छा, अब सवाल देखो, बहुत बार गलती कैसे होती है बच्चों से जीएस के अंदर, अगर रिकमेंड करना और डिटरमाइन करना पूछे, निर्धारण करना या सिफारिश करना सीएसीपी करेगा, लेकिन इसको पास करना या लागू करने का काम नहीं है इसका, वो सरकार करेगी। अभी मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं आगे लिखवाऊंगा इसके बारे में। तो अगर पूछ लेता है सीएसीपी अप्रूव्ड या पास्ड बाई, अप्रूव करेगा कौन या पास कौन करेगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये हम कहते हैं ना भारत सरकार करेगी। एक्चुअली भारत सरकार क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई तो होगा, कोई डिपार्टमेंट, कोई मंत्रालय, कोई तो होगा। सारी 23 फसलों के नहीं करना। When did CACP सर? In 1985 it renamed as CACP। 1985 में क्या गया? तो याद रखना, CACP को पास या मंजूरी भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के तहत आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। अच्छा, एक बात और समझना, कैबिनेट कमेटी करती है। वो 23 फसलें नहीं याद करनी, कोई सा एग्जाम हो, यहां तक कि यूपीएससी एग्जाम हो तो भी नहीं करना है सर। सीएसीपी एक आयोग का नाम है जो कि इस काम को करेगा। किस काम को? एमएसपी को बताने का काम। जैसे प्लान बनाने का काम प्लानिंग कमीशन करता है, एमएसपी का काम सीएसीपी करता है। अच्छा, अब सवाल ये कि सर कितना होगा एमएसपी? आखिरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एमएसपी जो होता है सर, जितनी लागत आती है भाई किसी भी सामान को बनाने में, जितनी लागत आती है हमेशा उसमें 50% मार्जिन होता है। मतलब कहने का है, मान लीजिए कि सरकार ने कैलकुलेशन करी है, सरकार के हिसाब से, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि 1500 रुपए लगे हैं 1 क्विंटल गेहूं में, 1 क्विंटल गेहूं में 1500 रुपए लगे, खर्च हुए। तो अब बताओ कितनी उसकी एमएसपी होनी चाहिए, उसको कम से कम क्या मिलना चाहिए? तो आपने कहा सर अगर 1500 रुपए है तो उसकी एमएसपी कम से कम बनेगी 2250 रुपए। क्यों? क्योंकि जितना होगा उसका 1.5 गुना किया जाता है। भाई किसान को भी तो कुछ कमाना है ना, ये तो खर्चा है उसका, ये प्लस कुछ कमाई होनी चाहिए, तो इसलिए कम से कम एमएसपी होगा 2250। मान लीजिए कि कोई चीज बनाने में लगे 1200 रुपए, तो एमएसपी होगी 1800 रुपए, क्योंकि इसका 1.5 गुना करेंगे, 50% इसका और जोड़ेंगे। ये रूल है, इसमें याद रखना। तो बस इतनी सी बात आपको याद करनी है एमएसपी को लेकर, उन नाम को याद नहीं करना। तो हर साल 2 बार सरकार इसको बताती है और फसल शुरू होने से पहले बताती है, ये इसका मतलब हुआ। कोई भी एग्जाम हो आपका, आप कहीं से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन करिए जल्दी से, डन 1 का कमेंट आना चाहिए, उसके बाद सेकंड को डन करेंगे।
डन करें भाई इसे। चलिए मेरे भाई, तो साउंड क्लियर है? कन्हैया, कोमल, नसीम, नरेश, एवरीवन सेकंड को डन कर लीजिए भाई जल्दी से। और सीएसीपी जो होगा उसमें आपको सेकंड भी याद होना चाहिए। क्लियर हो तो अगले कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे सर। चलिए भाई, 50% मार्जिन फिक्स्ड है भाई, ये याद रखो। अब मेरी बात समझो, पूरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। सीएसआर क्या होता है ध्यान से सुनना। देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं, दो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनी। अब जो सरकारी कंपनी है और जो प्राइवेट कंपनी है, अब आप कहते हैं कि सरकारी कंपनी जो है वो समाज के लिए काम करती है, इसलिए वो नुकसान में भी होती है। सरकारी कंपनी ज्यादातर समाज के लिए काम करती है। और जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरली तौर पर किस लिए काम करते हैं आप कहोगे सर? वो लाभ के लिए काम करते हैं। यही मतलब होता है हमारा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, हमारा देश दुनिया का पहला देश है भारत, इसने एक कानून बनाया। वो क्या है कि देश की चाहे सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो जितना लाभ कमाएंगे उसका टैक्स देंगे। समझना सर, लाभ का टैक्स तो हर कंपनी देगी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर कंपनी को अपने लाभ पर टैक्स देना होता है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने एक रूल और बनाया। जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने लाभ का 2%, लीजिएगा, अपने लाभ का जो 2% हिस्सा है वो कहां खर्च करना होगा? सीएसआर में खर्च करना होगा। यानी टैक्स देने की बात तो अलग ही, गवर्नमेंट को तो सब देंगे, उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर में लगाना होगा। अब सवाल ये, सीएसआर होता क्या है? देखो, सीएसआर का मतलब ये है कि जैसे शिक्षा के लिए, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, अब उनकी शिक्षा को बेहतर करना है, या फिर हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना हो, या मान लीजिए बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, उनको खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करानी है, खाना उपलब्ध कराना है, कहीं पर भूखमरी है, उस भूखमरी को दूर करना है, या फिर आपसे मैं ये कहूं कहीं मान लीजिए पर्यावरण के लिए इस काम को खर्च करना है, पर्यावरण को बेहतर करने में। तो अब आप कहेंगे कि सर, हर देश के प्राइवेट हो या सरकारी कंपनी, लाभ का 2% हिस्सा उन्हें उन कामों में लगाना है जो समाज के लिए जरूरी होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बताता हूं, सुनना। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी 1200 करोड़ रुपए जो है वो टाटा ट्रस्ट को दिए हैं। टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं, टाटा के भी हैं, उन हॉस्पिटल्स को 1200 करोड़ दिए आईसीआईसीआई बैंक ने। क्यों दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक? उसको क्या जरूरत है? एक लोन तो नहीं दिया उसने। ये 1200 करोड़ रुपए क्या है सर? उसके प्रॉफिट का जो 2% हिस्सा बन रहा था, ये वो हिस्सा उसे कहीं तो खर्च करना था, उसने टाटा इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल वालों को दे दिए, जो कैंसर पेशेंट्स के काम में आ जाएगा। एक एग्जांपल समझना कि पंजाब नेशनल बैंक ने 2 करोड़ रुपए जो है
उनको मास्क और सैनिटाइजर बांटे। अब आप कहेंगे सर 2 करोड़ रुपए के मास्क बांट दिए, क्यों पंजाब नेशनल बैंक ऐसा कर रहा था? क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना था। तो कोरोना काल में क्या जरूरी था मास्क बांटना, उन्हें वो बांट दिए 2 करोड़ रुपए के। इसी तरह से दिल्ली के अंदर जो लाल किला है, याद रखना, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है। 2500 करोड़ रुपए डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनी। अब क्यों कर रही है सर ये? कि उसे क्या लेना लाल किले से? सरकार का काम है ये तो, क्योंकि उसको प्रॉफिट का 2% खर्च करना है। इसलिए आपने एक एडवर्टाइज देखा होगा, विद्या बालन का आता था कि वो कहती थी कि अगर आप ये वाला तेल खरीदोगे, जो तेल एडवर्टाइज करती थी, तो इसका 1 रुपया जो होगा वो बच्चों की शिक्षा पर जाएगा। ये वही 1 रुपए के बारे में बात हो रही है जो शिक्षा पे खर्च होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को समाज के कामों में भी 2% पैसा लगाना ही होगा। यह ऐसा प्रावधान भारत देश ने सबसे पहले किया है। अगर यस कहेंगे मैं लिखवाना शुरू करता हूं, फिर नोट कर लीजिएगा साथ में, बात समझ में आ गई हो अगर। बात बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे पहला पॉइंट, सीएसआर का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 में किया गया। क्लियर है भाई? बताओ मुझे जल्दी से। आप कहेंगे सीएसआर प्रोविजन अंडर सेक्शन 135 ऑफ दो हजार तेरह। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे कही कितना होगा? 2% ऑफ प्रॉफिट शुड स्पेंट ऑन सीएसआर एक्टिविटी। यानी हिंदी में क्या कहोगे? लाभ का 2%, 2% सीएसआर कार्यों में खर्च करना होता है। अच्छा, ये सीएसआर काम कौन से होते हैं? सीएसआर एक्टिविटी मतलब सीएसआर काम कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया, जैसे शिक्षा है, आप इसमें खर्च कर सकते, स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल कॉलेज बनवा दो शिक्षा के काम में। स्वास्थ्य के काम हेल्थ में लगवा दो, मास्क बांटना है, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा कुछ भी काम स्वास्थ्य संबंधित काम में लगवा सकते हो। जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करने में, से लोगों को खाना मिल सके, भूखमरी समाप्ति के लिए लगा सकते हो। पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी दूर करने में लगा सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए। एनवायरमेंट, पर्यावरण के कामों में, पर्यावरण में। और एक और नेशनल हेरिटेज, जो राष्ट्रीय स्मारक चीजें हैं, नेशनल हेरिटेज हैं या नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें भी लगा सकते हो। तो अब आपने कहा सर ये सारे काम हुए और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं।
यानी जो भी काम समाज के लिए होंगे उनमें लगाना है। अच्छा, अब सवाल है कि कौन कौन सी कंपनी, तो यहां पर कंपनियां कौन कौन सी होंगी। देखो, कंपनी का एक मतलब यह है, कंपनीज का मतलब यह है ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ, जिसकी पास कम से कम पूंजी, जिसकी शुद्ध पूंजी नेटवर्थ या नेट कैपिटल 500 करोड़ रुपए या इसके ऊपर हो। सिर्फ वो कंपनियों की बात हो रही जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या इसके ऊपर हो। ऐसी कंपनी जिसका नेट टर्नओवर यानी कारोबार, साल भर का लेन देन, कारोबार, शुद्ध कारोबार 1000 करोड़ रुपए या इसके ऊपर हो। या फिर ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट, साल का प्रॉफिट जो है, एक साल का प्रॉफिट, लाभ 5 करोड़ रुपए या इसके ऊपर हो। तो ऐसी जो कंपनियां होंगी उन्हीं कंपनियों पे ये नियम लागू होगा, सब कंपनियों पे लागू नहीं होगा। इसमें इतना ही लिखना है आपको और इससे हर एक सवाल आपका लगभग सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। सभी का कमेंट आना चाहिए, लिखने के बाद भी और समझने के बाद भी भाई। सीएसआर रिलीजियस वर्क में खर्च नहीं, भाई रिलीजियस में नहीं कर सकते। सर जी सीएसआर देते हैं तो फिर पॉवर्टी क्यों है, सेक्शन 135 क्या है सर। चलिए भाई, श्रेयांश क्या बात समझ नहीं आई मुझे बताइए भाई, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। आएगा, आगे आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। नहीं आई श्रेयांश के अलावा, भाई श्रेयांश आपके अलावा बाकी सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए भाई, तो लगभग लगभग यहां बात समझ में हो गई। आरबीआई नहीं लिखा सर, रवि नहीं लिखा हूं, कोई बात। चलिए कोई बात नहीं भाई। श्रेयांश मेरे भाई दोबारा सुन लो, अगर आपके अलावा, एक्चुअली कमेंट रुक गए थे थोड़े से, तो मेरे भाई मैंने आपसे ये कहा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश की, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, टैक्स देने के अलावा उनको अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा उन लोगों के लिए खर्च करना होगा जिसमें कि वो गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, लोगों को रोजगार देना। इसमें धार्मिक काम में नहीं आ सकता, रिलीजियस में नहीं आ सकता, कल्चरल प्रमोशन हो सकता है, महिला और बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन हो सकता है, इन सब के लिए खर्च करना होगा। और ये कंपनी, मतलब मैंने जो बताया, ये रूल किन कंपनीज के लिए होंगे, तो ये रूल जो होंगे याद रखना, ठीक है। तो रूल होगा ऐसी कंपनियों के लिए जिनके पास 500 करोड़ रुपए कैपिटल में हो, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ हो, या जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ हो, सिर्फ उन्हीं कंपनियों पे लागू होगा। सेक्शन 135 कुछ नहीं है भाई, वो तो नंबर है ना भाई। जैसे आप संविधान पढ़ते हो कि संविधान के अंदर आर्टिकल 112 क्या है, बजट का है, संविधान में राष्ट्रपति के बारे में 61 और बाकी में है, ऐसे याद करना। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंदर सीएसआर के बारे में लिखा गया है। तो अगर वो नहीं देगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियस है, तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है भाई। अरे भाई प्रॉफिट मतलब लाभ होता है भाई, एक साल में कितना और कमाया आपने। टर्नओवर मतलब पैसे का टोटल लेन देन होता है, और वर्थ या पूंजी, कैपिटल का मतलब उसकी पूंजी होती है। ये तीनों अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें भाई। कोमल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट का ऑप्शन आना चाहिए भाई। चलिए चलिए भाई, प्रॉफिट ईयरली होता है भाई अभिजीत, प्रॉफिट हो या टर्नओवर हो एक साल का, प्रॉफिट या टर्नओवर एक साल का ही होता है कभी भी, हमेशा। ठीक है भाई अभिजीत, याद रखिएगा। तो वो कंपनियां जिनके ऊपर ये नियम लागू होगा। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, एक पॉइंट आता है, सभी ने लिख भी लिया यहां पर लगभग,
महारत्न और नवरत्न कंपनीज के बारे में पहले मैं आपको समझाऊं। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद आप यस या नो का कमेंट मेरे साथ साथ लिख लीजिए, पहले इसे ध्यान रखिए भाई। तो पहली चीज ये है महारत्न, इसे हिंदी में यही कहेंगे महारत्न कंपनी एज 2023। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं, हमारे देश में 13 कंपनियां हैं, 13 कंपनीज, 13 कंपनियां हैं जो क्या है सर, जो कि महारत्न है। और अगर मैं पूछूं कि बताइए नवरत्न कितनी है इस समय देश में, नवरत्न कंपनी एस 2023, 2023 चल रहा है अभी हमारा, और हमारे देश में 16 कंपनियां ऐसी हैं जो कि नवरत्न में आती। पहली बात तो ये याद रखना, 13 कंपनियां जिनके पास महारत्न है और 16 कंपनियां जिनके पास नवरत्न है। अच्छा, दूसरी बात यह है महारत्न की शुरुआत कब हुई है। महारत्न की शुरुआत मतलब कि महारत्न कंपनियां जो होती हैं इनका कॉन्सेप्ट कब लाया गया था, 2010 में पहली बार यानी महारत्न कंपनी चुनी गई। और जो नवरत्न कंपनियां हैं इनका कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, नवरत्न की जो शुरुआत की गई वो 1997 में, 1997 में की गई थी। यानी कि हमारे देश की कंपनियों को दो तरीके से लिखा जाता है, कुछ महारत्न और कुछ नवरत्न होती है। अब इन दोनों को कब कब लाए ये तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी कितनी है ये भी क्लियर हो रहा है सर हमें। लेकिन एक बात याद रखना, महारत्न और नवरत्न, महारत्न या नवरत्न कंपनियां सिर्फ सरकारी कंपनियां हो सकती हैं। याद रखना, सिर्फ सरकारी कंपनियां हो सकती हैं। यानी कि कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी जो है देश की, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं आपसे कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है देश की, क्या वो महारत्न या नवरत्न किसी एक में होगी? आप कहोगे नहीं। क्या आईसीआईसीआई बैंक किसी एक में होगा? नहीं हो सकता, प्राइवेट है क्योंकि। टाटा कंपनी किसी में होगी? नहीं हो सकती, प्राइवेट है क्योंकि। तो आपने कहा सिर्फ ये जो महारत्न या नवरत्न स्टेटस है, महारत्न या नवरत्न स्टेटस प्रोवाइडेड ओनली टू पीएसयू, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं सर, पीएसयू यानी सरकारी कंपनी। तो ये सिर्फ पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का होगा, सरकारी कंपनी का होगा। एक बात और ये है कि सर अगर कोई कंपनी महारत्न बनी है या नवरत्न बने, ये कौन चुनेगा? महारत्न और जो नवरत्न स्टेटस है का दर्जा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत के तहत लोक निगम विभाग द्वारा दिया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कौन है वो जो डिसाइड करता है कि ये कंपनी महारत्न बनेगी या नवरत्न बनेगी, तो याद रखना ये जो स्टेटस होगा महारत्न का नवरत्न का, स्टेटस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वित्त मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसाइड करना कि कौन महारत्न है और कौन नवरत्न। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि सर अगर कोई महारत्न बन जाए तो फायदा क्या है उस बात का? देश में ये 13 और 16 19 कंपनियां तो 29 कंपनी तो नहीं होंगी, लाखों कंपनियां देश में, सरकारी भी हजारों में होंगी, पर इन 29 को ही चुना गया और उसका फायदा क्या है फिर?
ये सवाल आएगा ना मन में, तो देखो, अगर कोई महारत्न कंपनी है, अगर कोई महारत्न कंपनी है, तो अपना वो 5,000 करोड़ तक, 5,000 करोड़ तक बिना सरकार की अनुमति के वो निवेश कर सकती है, अगर उसे इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी की अनुमति के निवेश, बिना सरकार की अनुमति के निवेश कर सकती है। कितने अमाउंट तक? 5,000 करोड़ तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी, सरकार भी से पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई नवरत्न कंपनी है, जो 16 है देश में नवरत्न कंपनी, तो उसके लिए रूल ये है कि वो 1,000 करोड़ तक, 1,000 करोड़ तक बिना सरकार की अनुमति के निवेश कर सकती है। ये एक्चुअल में इनके बेनिफिट होते हैं। अब जब भी सवाल आएगा आपके पास, वो रिसेंट में अगर कोई चीज आई है तो पूछेगा आपसे, वरना आपको नवरत्न के नाम की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा महारत्न के 12 नाम। अभी वेट करिएगा, तो मैं आपसे अगर पूछ ले कि बताइए महारत्न कौन सी है, तो देखो महारत्न में, तो महारत्न कंपनियां जो है आपके पास 13, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे एक कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी। दूसरी कंपनी है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरी कंपनी है एसएआईएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पांचवी है सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। एक है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक है गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक है पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक है आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे, वो 13 कंपनियां हैं देश में जिनके पास अभी क्या है सर, महारत्ना का स्टेटस, यानी ये 5,000 करोड़ तक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी इन्वेस्ट कर सकती है। चलिए भाई, अच्छा, अगर नवरत्न की बात करें तो सबको मैंने बताया याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो बस याद रखिए भाई, ये जो 13 कंपनियां हैं मैंने बताया, रिसेंट में जो 13 हो चुकी हैं, चलिए। अच्छा, नवरत्न में भी अगर आप चाहो तो सारे याद मत करना, नवरत्न में रिसेंट वाले याद कर लो। नवरत्न में 2023 में कौन से ऐड हुए वो याद कर लो, जो सिर्फ 2023 में जुड़े, सारे याद नहीं करने। जैसे मैं आपको बताऊं, 2023 में एक था ओएनजीसी, विदेश नाम से कंपनी है। तो इसको बनाया गया अभी रिसेंट में। एक है यहां पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एक इसको बनाया गया रिसेंट में। वैसे तो 16 है मैंने आपको बताया। एक है आरआईटीएस, राइट्स नाम की कंपनी, रेलवे में है। एक है आयरकॉन, ये भी रेलवे में है। एक है आपकी, एक 2022 में आई थी, रेल विकास निगम लिमिटेड। चलिए, तो ये 2022-23 के हो गए सर। तो जो 2022 में या 2023 में जुड़े, वो मैंने आपको रिसेंट में बता दिया, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। 5 बता दिए, वैसे तो 16 है टोटल।
चलिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2022 और 23 में जो जुड़े हैं रिसेंट वाले, वो मैंने बता दिए, कुल मिलाकर 16 है भाई। तो अब आप इसको पहले डन कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए, फिर उसके बाद अगले वाली स्लाइड को डन करेंगे भाई। एनटीपीसी रेलवे वाली नहीं है भाई, फुल फॉर्म भी लिखना। अरे भाई फुल फॉर्म मत लिखवाओ भाई, इतना मत करवाओ। फुल फॉर्म आप कर लो भाई, फुल फॉर्म आप लिख लो। अगर किसी एक में डाउट है मुझसे पूछ लो, सबके सबके फुल फॉर्म लिखवाओगे तो मुश्किल है भाई, वो आप कर लो फिर। भेल कहाँ की है? भेल भारत में ही है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL है ये, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये रिसेंट में है, आपको याद रखना है। चलिए भाई, का दर्जा देने का रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये, ताकि जब बड़ी कंपनियां हो उनको कोई भी रुकावट ना हो अभिजीत, यानी उनको कोई भी ऐसे डिसीजन में टाइम इन्वेस्ट ना कर, मतलब टाइम ना स्पेंड करना पड़े जो उनको बेहतर बनाने में मदद करे। इसीलिए जब उनको इन्वेस्ट करना हो इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं भी, और बड़ी कंपनियों को, तो सरकारी अप्रूवल में जो टाइम लगता है उसको, कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया कि अगर सरकारी कंपनी है फिर भी सरकार से नहीं पूछेगी, उसके डायरेक्टर खुद डिसाइड कर लेंगे। 5,000 करोड़ तक महारत्न में, 1,000 करोड़ तक नवरत्न में। ये टाइम्स को सेव करना है और इनके एक्सपेंशन को बढ़ाना है, ताकि गवर्नमेंट की जो मशीनरी जो बहुत स्लो काम करती है, उसके चक्कर में इनको नुकसान ना हो। अच्छा, एक और सवाल आता है कई बार कि सर, हम जब कंपनीज के बारे में बात करते हैं, इनके नाम लिख लीजिए एक बार, और मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा आपको, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा भाई। पहले इसको डन कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। चलिए, अब देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज में थोड़ा सा और समझिए। देखो, कंपनीज में आपको याद है कि कोई सरकारी होती है, कोई प्राइवेट होती है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, पब्लिक कंपनी होती है सर। ठीक है।
और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ये एक काम करिए, एक होती है 1% कंपनी, जिसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, 1% कंपनी। दूसरी है प्राइवेट कंपनी। तीसरी है पब्लिक कंपनी। चौथी है मिनीकॉर्न। पांचवी है यूनिकॉर्न। एक है डेकाकॉर्न। एक है हेक्टाकॉर्न। एक है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ कंपनीज है हमारे देश में, आपने सुना होगा, इस पे एग्जाम में सवाल आ रहा है आजकल बहुत ज्यादा। देखो, 1% कंपनी नाम से क्लियर है, जिस कंपनी में एक ही मालिक हो, एक ही मेंबर हो, एक ही डायरेक्टर हो, और 100% में एक मेंबर के पास ओनरशिप हो। अगर कोई कंपनी है उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, नहीं एक व्यक्ति की कंपनी। अच्छा, जिस कंपनी में 2 से लेकर 200 तक मेंबर हो सकते हैं, 2 से लेकर 200 मेंबर होंगे, उस कंपनी को क्या कहा जाएगा, याद रखना, प्राइवेट कंपनी। जिसमें 7 से लेकर अनलिमिटेड तक मेंबर होंगे, उसको कहा जाएगा पब्लिक कंपनी। जिस कंपनी की वैल्यू $1 मिलियन या इससे ज्यादा होगी, $1 मिलियन या इससे ज्यादा होगी, तो उस कंपनी को बोला जाएगा, $1 मिलियन कंपनी की वैल्यू हो जाएगी, तो उसको बोला जाएगा मिनीकॉर्न। जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन हो जाएगी, उसको बोला जाएगा यूनिकॉर्न। जिस कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन हो जाती है, उसको बोला जाता है डेकाकॉर्न। जिस कंपनी की वैल्यू $100 बिलियन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हेक्टाकॉर्न। और जो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, जो लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है, जो एनजीओ के रूप में या किसी संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती, उनको सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। तो ऐसी कंपनीज के जो टाइप्स है ना, हमसे वो भी पूछ लेता है कई बार कि इनके टाइप्स के बारे में बताइए। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी कि कौन कौन सी कंपनी किस तरह से होती है। 1% का मतलब एक होगा, प्राइवेट का मतलब जो होगा वो 2 से लेकर 200 तक मेंबर होंगे। चलिए भाई, होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि किसी कंपनी को कब यूनिकॉर्न कहते हैं, कब मिनीकॉर्न कहते हैं, कब डेकाकॉर्न कहते हैं। भाई समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी वीडियोस बना के ला रहा हूं आपके लिए। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, और इसके अगले लेक्चर में होपफुली कल अगर हमारी मुलाकात होती है, तो कल में जो रिमेनिंग पोर्शन है, SEZ क्या होता है, उसके अलावा जो बाकी का कंसेप्ट है हमारे पास, MSME क्या होता है, उसके बारे में तो मैं आज ही बताऊंगा आपको। MSME क्या होता है, अब देखिएगा ध्यान से, एक और कॉन्सेप्ट। देखो, एक हमारे पास टॉपिक आपने सुना होगा, सर MSME कहते हैं। MSME क्या होता है? माइक्रो
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ध्यान से समझना बात। तो एमएसएमई क्या होता है भाई, पहली बात समझना, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। देखो, अगर हम बात करें सर, कोई भी कंपनी है जिसको माइक्रो स्मॉल या मीडियम तीन कैटेगरी में बांटा गया, सबसे छोटा माइक्रो, उसके बड़ा स्मॉल, उसके ऊपर मीडियम होता है। तो देखो, पहली बात यह है, एमएसएमई का वर्गीकरण, कौन सी महारत्न है कौन सी नवरत्न, का वर्गीकरण, एमएसएमई का वर्गीकरण निवेश और टर्नओवर के आधार पर किया जाता है। यानी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई कंपनी किस में कैटेगरी में आती है, निवेश व टर्नओवर के आधार पर होता है, याद रखना है। ये पूछा गया सवाल इससे पहले। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बेसिस। उसका इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे और उसका टर्नओवर भी देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा, हमारे देश में एमएसएमई किसके अंतर्गत आता है? एमएसएमई का कार्य करते हैं एमएसएमई मंत्रालय के अधीन। याद रखना, एमएसएमई का अपना अलग मंत्रालय भी बना है और उसी के तहत जितने एमएसएमई है देश में, जो भी छोटे उद्योग हैं, वो सारे काम करते हैं। देखो, जो छोटी छोटी कंपनीज है ना हमारे देश में, वो सारी कंपनियों को हम एमएसएमई कहते हैं। अब कौन सी कंपनी है जिसको माइक्रो कहते हैं? देखो ध्यान से, अगर कोई कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश 1 करोड़ रुपए तक है, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहोगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक हो, या फिर आप ये ध्यान रखना, जिसका टर्नओवर, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, या जिसका टर्नओवर यानी कि कारोबार, साल भर में जो लेन देन होता है वो कारोबार 5 करोड़ रुपए तक हो, ऐसी कंपनियों को हम क्या कहते हैं सर? सूक्ष्म कहते हैं। ऐसी कंपनी को हम सूक्ष्म यानी कि माइक्रो कंपनी कहते हैं। अच्छा, पूछेगा स्मॉल कंपनी क्या होती है? अगर कोई कंपनी है, देखो, जिसका कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से लेकर, यानी कि निवेश 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, या फिर जिसका टर्नओवर, या फिर जिसका टर्नओवर यानी कारोबार 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है, या फिर वो कंपनी जिसको मीडियम कहते हैं सर, मध्यम कहते हैं हम लोग, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है, जिसका निवेश 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है, या फिर जिसका टर्नओवर कारोबार 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक है। तो ऐसी कंपनी को मीडियम कहते हैं। तो हमारे देश में कंपनियों को, छोटी कंपनियों को एमएसएमई बोला जाता है, और इसके लिए एमएसएमई
डेवलपमेंट एक्ट 2006 में पास किया गया था। तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो है वो 2006 में पास हुआ था। और एमएसएमई कितने हैं हमारे देश में? लगभग एमएसएमई कुल कंपनियों का 90% है। यानी अगर हमारे देश में 100 कंपनियां हैं तो 90 कंपनियां जो हैं वो छोटी कंपनियां हैं देश की, जो इस कैटेगरी में आती है, और जिनकी संख्या लगभग 6.5 करोड़ है। करीब करीब 6.5 करोड़ कंपनियां हैं, जो कि कारोबार का 90% है हमारे पूरे देश के। ये कंपनियां छोटी कंपनियां हैं जहां पर 1 2 10 20 लोग काम करते हैं सर, ऐसी कंपनियां हैं 90%। सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा, कितनी देश की इनकम होगी, कितना व्यापार एक्सपोर्ट करते होंगे हम लोग यहां पर, और कितना गांव का, छोटे शहरों का विकास होता है। ये सब कुछ होता है इन छोटी छोटी फैक्ट्रीज, कारखानों की मदद से। इन्हीं को एमएसएमई कहा जाता है। अब बात समझ में आ रही है? तो रोजगार का एक बड़ा अवसर जो है, बड़ा क्षेत्र जो है, यहां से बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है। एमएसएमई रोजगार का बड़ा क्षेत्र है। क्यों सर? जब 6.5 करोड़ कंपनियां हैं तो सोचिए कितने लोगों को यहां से काम मिल जाता होगा। इसीलिए इनको डेवलप करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, याद रखिएगा दोबारा से कि सर महारत्न और नवरत्न पढ़ाया है। 13 महारत्न, 16 नवरत्न है ना। महारत्न 5,000 तक, नवरत्न 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करती है। फिर मैंने आपको एमएसएमई पढ़ा दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम करा दिया है। सीएसआर में कंपनी के प्रॉफिट का 2% खर्च करना होता है। और उससे पहले मैंने बताया था आपको एमएसपी, जो 23 फसलें, गन्ना मिलाकर 23 फसलों का सरकार एमएसपी निर्धारित करवाती है सीएसीपी से, उसको पास करती है सरकार। वो हर साल लागू होता है। 1965 से शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है देश में। पहले नाम एपीसी के था, अब सीएसीपी हो गया। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी सवाल होगा, मुझे कल अगली क्लास में बताइएगा। तो थोड़े से टॉपिक है इसके अंदर, 1 2 टॉपिक जो मैं अगली क्लास में लूंगा इसके अंदर। जैसे मैं आपको बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड पर सवाल अगर आ जाए तो क्या होगा, आरआईडीएफ या यूआईडीएफ के बारे में आ जाए तो क्या होगा, या पूछ लेगा पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहते हैं, या पूछ लेगा एसईजेड क्या होता है। ये 2 3 टॉपिक है छोटे छोटे, इसी तरह से जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। देखो कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, एक बार की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ये मत पूछा करिए बार बार कि एग्जाम सर बैच कब फिनिश होगा, क्लास कब कंप्लीट होंगी इकोनॉमिक्स की। ये पूछने से काम नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए आपको करोड़ों में से अपने आप को पहले लाखों में लाना है, फिर हजारों में पहुंचना है, तब सिलेक्शन होगा। पहले उस लेवल की बात तो कर लीजिए, फिर देखेंगे बाकी क्लास, कितनी क्लास में काम चलेगा। तो कमी करने की क्या जरूरत है? हम कम करें, ज्यादा करें, लेकिन जो करें एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।